हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकादमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेशनल इनकम। अब एक एक करके हम चीजों को समझेंगे और अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला गया? नेशनल इनकम बोला गया। नेशनल इनकम है क्या? नेशनल का मतलब सीधी साधी बात है, एक पर्टिकुलर कंट्री में एक साल में जो भी टोटल इनकम होती है, चाहे वो एक इंडिविजुअल की हो चाहे वो एक बिजनेस की है, मतलब फॉर एग्जांपल जितने भी बिजनेस होंगे, जितने भी इंडिविजुअल्स हो, उन सबकी जो टोटल इनकम होती है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हर एक एक कंट्री है हमारे इंडिया में पूरे एक साल में यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में पूरे देश ने मिलकर कितना कमाया? 100 करोड़ कमाया। तो हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी होगी? 100 करोड़ हमारे देश की नेशनल इनकम कम होगी। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ मच द एंटायर कंट्री हैज प्रोड्यूस एंड हाउ वेल द इकोनॉमी इज डूइंग। अब नेशनल इनकम से हमें यह पता चलता है कि पूरे साल भर में पूरी कंट्री ने कितना पैसा कमाया है या फिर कितना प्रोड्यूस किया और इकोनॉमी कैसे चल रही है। बट ऑब्वियस बात है, अगर पहले के कंपैरिजन मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लोगों ने अगर ज्यादा कमाया रहेगा तो हम बोलेंगे इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कम कमाया तो हम बोलेंगे इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही नहीं है। ठीक है, अब इंडिया ने ऑफिशियली जो नेशनल इनकम था वो कैलकुलेट कब करना चालू किया? जब नेशनल इनकम कमिटी क्या फॉर्म हुई 1949 में, तब से क्या ये चीज क्या चालू हुई कि जहां पे हम पूरे देश की नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने लगे। आज अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है? कैलकुलेट करता है और पब्लिश करता है नेशनल इनकम इंडिया का हर साल। ठीक है, अब यही चीज मीनिंग और डेफिनेशन बोला मैंने ऑलरेडी बताया कि नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? पूरे देश भर में एक साल में सभी लोगों ने और जितने भी बिजनेस है मिलकर कितना कमाया, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम क्या बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द मनी ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब यहाँ पे नेशनल इनकम में क्या होता है? इस नेशनल इनकम में अगर मैं बात करूं, पूरे देश भर में जितने भी गुड्स एंड सर्विस उस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुए, प्रोड्यूस हुए रहेंगे, उनकी टोटल वैल्यू क्या होती है? कैलकुलेट क्या होती है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। पहला क्या? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। सही बात है। अब देखो दो कंसेप्ट हमने पढ़े, एक माइक्रो पढ़ा और मैक्रो पढ़ा। माइक्रो मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं उसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं, लेकिन जब हम सभी लोगों की बात करते हैं तो उसको मैक्रो बोलते हैं। अब यहाँ पे जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है वो किसका कैलकुलेट हो रहा है? क्या वो एक इंडिविजुअल पर्सन का कैलकुलेट हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे पूरे देश का कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जब कभी भी नेशनल इनकम क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जो भी फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं बिना किसी प्रोसेस के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स क्या बोलते हैं। तो जब कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाए, सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ही वैल्यू क्या की जाती है? काउंट की जाती है या फिर कैलकुलेट की जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक शर्ट होता है, एक शर्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? कॉटन चाहिए रहता है। तो जब कैलकुलेशन किया जाएगा तब कॉटन की वैल्यू नहीं कैलकुलेट की जाएगी, किसकी कैलकुलेट की जाएगी? शर्ट की वैल्यू ही कैलकुलेट की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शर्ट की वैल्यू रहेगी उसमें कॉटन की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही क्या ऑलरेडी एडेड रहेगा। ठीक है, तो अगर हम शर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, और अगर मैं शर्ट की भी कर रहा हूं कॉटन की भी कर रहा हूं तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमें नेशनल इनकम प्रॉपर मिल नहीं पाएगा। नेक्स्ट आता है नेट एग्रीगेट वैल्यू। क्या आता है? नेट एग्रीगेट वैल्यू। अब जो नेशनल इनकम है इसमें सिर्फ जो नेट वैल्यू जो होती है गुड्स और सर्विसेज की वही कैलकुलेट किया जाता है, इसमें डेप्रिसिएशन आता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू क्या डिस्क्राइब की गई। अब जब फर्नीचर की वैल्यू ली जाएगी तो उसमें से जो डेप्रिसिएशन हटा के फिर फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाती है? फाइनल डिसाइड किया जाता है, फिर वो नेशनल इनकम में क्या कैलकुलेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब यहाँ पे नेशनल इनकम में क्या आता है कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो डिफरेंस होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट हमने 100 करोड़ का दिया, इंपोर्ट कितने का किया? 50 करोड़ का दिया, तो कमाई कितने हुई? सिर्फ 50 करोड़ की कमाई, 50 करोड़ की कमाई हुई ना, 100 में से 50 माइनस किया तो 50, तो हम वो 50 करोड़ को इंक्लूड करेंगे, तो 100 करोड़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम जो होता है वो एक साल में कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में क्या कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गया? फिर छठा क्या आता है? फ्लो कंसेप्ट आता है। क्या आता है आपका? फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम हमें दिखाता है, किसका फ्लो दिखाता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो क्या दिखाता है? जो एक पर्टिकुलर ईयर में क्या होता है? एक पर्टिकुलर ईयर में क्या प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्लो कंसेप्ट क्या बोला जाता है। मनी वैल्यू क्या होती है? नेशनल इनकम हमेशा मनी टर्म्स में ही कैलकुलेट किया जाएगा, कभी भी आपको किसी और चीज में नहीं देखना। नेशनल इनकम बोला जाएगा कि इतनी करोड़ की हम कमाई किए, इतने लाख करोड़ की हमने कमाई की है, तो वो हमेशा मनी में ही क्या होता है? डिराइव होता है। सिर्फ जो गुड्स और सर्विसेज आप
जो सर्विसेज जो मनी के बदले क्या किया जाता है, बेचे जाते हैं या फिर खरीदे जाते हैं, उनकी ही वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और बाकी किसी चीज की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती। डन। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस कीप मूविंग इन अ सर्कल इन इकोनॉमी। देखो सीधी सीधी बात है, जो एक सर्कुलर फ्लो होता है इकोनॉमी में, उसका मतलब क्या होता है कि पैसा किस तरीके से रोल अप होता है, किस तरीके से फ्लो होता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। ठीक है। फर्म पीपल गिव देयर वर्क टू द फर्म एंड फर्म गिव्स मनी टू द पीपल। सही बात है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ फर्म में काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सर्विस दे रहा हूँ फर्म को, तो फर्म उसके बदले क्या देती है, मुझे पैसे देती है। फिर वो जो पैसे मेरे पास आएंगे तो मैं उससे जाके क्या करूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज करूंगा। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज करूंगा तो किसको पैसे मिलेंगे, अगेन फर्म को मिलेंगे। तो देखो फर्म से ही पैसा शुरू हुआ, फिर वापस फर्म को जा रहा, तो पैसा क्या गोल गोल क्या घूमता रहता है। समझा? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हाउस होल्ड फर्म आता है। ठीक है। अब हाउस होल्ड में क्या होता है, देखो अब हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड सीधी सीधी बात करूं तो ये क्या करता है, ये आपका ये देता है, क्या बोलते हैं, ये देखो लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज देता है, लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल एंटरप्राइज। ये जाके फर्म में काम करते हैं। जब ये फर्म में काम करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये आप फर्म में काम करते हैं तो फर्म इनको क्या देती है, फर्म इनको इनकम देती है, जैसे रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। फिर यही जो इनको इनकम होती है हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड उससे क्या लेने जाता है, उसे लेने जाता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाता है। जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाता है तो उसको पैसे दे और फिर वापस से पैसे जो होते हैं वो फर्म को जाके मिलते हैं। देखो यही चीज बोला है, क्या बोला, हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन मतलब ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, फर्म क्या करता है, पैसे देता है, और जो सर्विसेज देती है उसके बदले वो क्या देता है, पैसा देता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है। ये पैसा जो होता है वो फर्म से कहा हाउस होल्ड की तरफ जाता है। फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं, इस पैसे को यूज करते हैं क्या खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज क्या खरीदने के लिए फर्म से। ठीक है। जो फर्म है फिर क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज क्या सप्लाई करता है हाउस होल्ड को। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, फर्म से हाउस होल्ड पे जाता है और हाउस होल्ड का पैसा वापस फर्म में जाता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला जो टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। थ्री सेक्टर इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, इनकम। ठीक है। इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फोर सेक्टर इनकम में क्या आता है, देखो इकोनॉमी में क्या आता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो वो हमारा निकल गया। तो ये पूरी चीजें दी है। ठीक है। इसका फॉर्मूला बस थोड़ा सा आप एक दो बार रीड करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अलग अलग कंसेप्ट क्या वो हम लोग देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, जीडीपी। जीडीपी स्टैंड किसके लिए होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए स्टैंड होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी जो टोटल मनी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी। फॉर एग्जांपल पूरे कंट्री में एक साल में 100 करोड़ का गुड्स प्रोड्यूस हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी कितनी है, 100 की। क्लियर हो गया? अब जीडीपी का फॉर्मूला क्या, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मतलब सी स्टैंड्स फॉर मनी स्पेंड बाय पीपल, आई स्टैंड फॉर मनी स्पेंड बाय बिजनेस। ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब एक्सपोर्ट होता है, एम मतलब इंपोर्ट होता है, माइनस नेट वैल्यू। ठीक है। फिर आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सीधी सीधी बात है, एक साल में पूरे देश भर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो वैल्यू निकलती है उस वैल्यू में से जब हम डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, अब उसमें से हमने क्या किया, 2 करोड़ का हमने क्या निकाल दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 98 करोड़ हो गई। तो ये जो 98 करोड़ हो गया हमारा क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। लेकिन जो सिर्फ पहले 100 करोड़ था वो क्या हो गया, हमारा जीडीपी होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी। जीएनपी मतलब क्या होता है, मींस द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर, नो मैटर वेयर दे आर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सीधी सीधी बात है, जो टोटल वैल्यू होती है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री के सिटीजन द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि वो कहां पे जाके प्रोड्यूस करे, लेकिन वो प्रोड्यूस हमारे नेशन द्वारा किए गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। इसका मतलब रिसिप्ट ऑफ पी मतलब क्या होता है, पेमेंट होता है। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब यही होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विस हमारी कंट्री ने क्या प्रोड्यूस किया, चाहे वो कहीं पे भी प्रोड्यूस किया हो, ठीक है, जब उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं, फिर जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कहते हैं। डन। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसमें कुछ भी डाउट होगा नहीं। अब मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब आता है क्या अपना मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब मेथड्स क्या है नेशनल इनकम को मेजर करने का, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। पहला होता है आउटपुट मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हम लोग क्या देखेंगे, आउटपुट मेथड देखेंगे। अब ये मेथड क्या होता है, ये मेथड बेसिकली इस तरीके से नेशनल इनकम मेजर करता है कि जहां पर वो क्या करता है, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है पूरे साल में, उसके बेसिस पे क्या करता है, नेशनल इनकम का ये कैलकुलेट करता है। अब जब ये कैलकुलेशन होता है तो इकोनॉमी जो होती है वो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दी जाती है, जैसे फार्मिंग हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, इनमें क्या की जाती है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में क्या डिवाइड कर दी जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं हर एक सेक्टर में कितने फाइनल गुड्स क्या प्रोड्यूस किए गए हैं इस साल में। फाइनल गुड्स मतलब जो रेडी टू यूज है, जो कस्टमर डायरेक्टली क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। और यहाँ पे ध्यान देखते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो, मतलब एक ही चीज को प्रोड्यूस करने के लिए 2 गुड्स यूज किया तो हम 2 बार उसको काउंट, एक ही बार काउंट करें। नेक्स्ट क्या बोला गया, फाइनल गुड्स अप्रोच। फाइनल गुड अप्रोच क्या होता है, इसी का पार्ट है, जहां पे जो फाइनल गुड्स आर द गुड्स, मैंने ऑलरेडी बताया फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं कंज्यूमर्स द्वारा, जहां पर हम सिर्फ उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम उसको बनाने के लिए जो गुड्स यूज किए उनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड बना है, ब्रेड कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करता है, ठीक है, तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ब्रेड की कैलकुलेशन करेंगे, ना कि उसमें जो लगने वाले व्हीट थे, फिर आप अगर मैं मैदा की बात करूं या फिर और बाकी जो एक्सेसरीज लगी थे उनकी वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा नहीं, उनकी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं करता। तो यही बोला वी डू नॉट काउंट इंटरमीडिएट मतलब जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते वो हम कैलकुलेट करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट में क्या इन्वॉल्व होती है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया। फिर आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, अब ये दूसरा मेथड होता है जहां पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक आटा है, ठीक है, व्हीट है, व्हीट का दाम 2 रुपए है, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको डो में बनाया गया तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, फिर उसको बेकरी में लेके जाके उसकी वैल्यू बढ़ी। तो अब हर एक स्टेज पे एक एक चीज का, जैसे व्हीट था, जब तक वो सिर्फ एक सादा व्हीट था, ठीक है, तब तक उसकी वैल्यू 2 रुपए थी। जब उसको पीस के आटा बनाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 रुपया हो गई। तो अब 2 रुपया पहले ही थी, अब आटा बनाएगा कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, 1 रुपया, तो 2 रुपए में हम 1 रुपया ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर उसके बाद उसको डो बनाया गया तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई, आधा 98 रुपए बढ़ गई तो कितना हो गया, 3.5 हो गया, ठीक है। फिर उसको क्या किया, बेकरी में जाके बेक किया गया तो कितना रुपए क्या होगा, 4 रुपया हो गई। तो कितना ऐड हुआ, 1.5 रुपया ऐड हो गया, सॉरी 98 और ऐड हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। तो मतलब हर एक स्टेज में एक पर्टिकुलर गुड्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है। जब हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलते हैं। प्रिकॉशंस क्या रखना है, सिर्फ जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स फार्मर्स यूज फॉर देमसेल्फ। अब हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि फार्मर्स सारा का सारा गुड्स बेचते ही नहीं है, फार्मर्स कुछ जो चीजें रहती है वो अपनी कंजप्शन के लिए भी रख लेते हैं, तो हमें उसे भी कैलकुलेट करना है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस रहेंगे उनको माइनस करना है, और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट से मिलती है उनको ऐड करना चाहिए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से जो डिस्काउंट मिलता है वो ऐड करना चाहिए। हम जो प्राइस चेंज होता है उसको हमें कंसिडर करना चाहिए, जितने भी एक्सपोर्ट्स उनको ऐड करना और जितने भी इंपोर्ट्स होंगे उनको माइनस करना है, डेप्रिसिएशन को हमें माइनस करना है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि सेकंड हैंड गुड्स को हमें कभी भी कैलकुलेट करना नहीं है। नेक्स्ट आता है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या होता है, ये मेथड क्या मेजर करता है, आपका जो नेशनल इनकम होता है उसको मेजर करता है। क्या करके जितने भी इनकम एक जो ग्रुप ऑफ पीपल अर्न करते हैं पर्टिकुलर कंट्री में, उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूरे देश में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इनकम जो थी अब्रॉड से, इन सभी मतलब अब जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है प्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं कैलकुलेट होती, कौन से मेथड पे बेसिस पे कैलकुलेट होती है, लोगों की इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम मेथड क्या बोलते हैं। फॉर्मूला क्या आ जाता है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और फिर नेट इनकम फ्रॉम मतलब रिसिप्ट माइनस पेमेंट। समझ में आ गया, ये इसका फॉर्मूला बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या लेना है, प्रिकॉशंस ये लेना है कि जो भी ट्रांसफर पेमेंट होता है, ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो गवर्नमेंट करती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, पेंशन देती है, गिफ्ट देती है, इसको कैलकुलेट करना नहीं है, ठीक है। जितने भी अनपेड वर्क होते हैं उनको कैलकुलेट नहीं करना। जैसे जो मम्मियां होती है वो क्या करती है, वो घर पे खाना बनाती है, हाउस वाइफ वाला जो काम होता है, ठीक है, वो अपने बच्चे खुद को पढ़ाती है, तो इसकी इनकम कैलकुलेट नहीं की जाती, ठीक है। जो सेकंड हैंड गुड्स हम बेचते खरीदते उसकी इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है। जितने भी हम शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदते बेचते उसको हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो इनकम हम ट्रांसफर करते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं और जो गवर्नमेंट की इनकम होती है प्रॉपर्टी से उसको हमें इग्नोर करना चाहिए,
ठीक है, जितने भी इंप्यूटेड आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो खुद के लिए यूज करते हैं या फिर खुद के घर से जो भाड़ा आता है उसको हमें कैलकुलेट करना नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पे हम जो नेशनल इनकम है, लोगों की कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं पूरे साल भर में, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। तो नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी, मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब आई, जी मतलब क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब क्या होता है एक्सपोर्ट, एम माइनस एम मतलब क्या होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट निकलता है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट मतलब क्या होता है हमारा नेट रिसिप्ट जो होता है अब्रॉड से वो पता चलता है। समझा? तो ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। प्रिकॉशंस क्या हमें लेना है, हमें जो इंटरमीडिएट मतलब जो रॉ मटेरियल वाले गुड्स होते हैं उनको हमें क्या कैलकुलेट नहीं करना है। फिर उसके बाद जितने भी सेकंड हैंड गुड्स पे हम जो स्पेंड करते हैं उसे कैलकुलेट नहीं करना है। जो ट्रांसफर पेमेंट मतलब स्कॉलरशिप, पेंशन जैसी चीजें उसे इग्नोर करना है। ठीक है, जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनको इग्नोर करना है, जैसे शेयर्स और बॉन्ड। ठीक है, हमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो डिडक्ट करना चाहिए। सिर्फ जो फाइनल गुड्स और सर्विस है उसे ही इंक्लूड करना चाहिए। और सब्सिडीज मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसे ही हमें क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। डन। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है थ्योरी, अब मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब मेथड्स कौन से नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, सॉरी ये थोड़ा सा हेडिंग शायद से गलत हो गया, हेडिंग सॉरी हेडिंग थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे डिफिकल्टीज हेडिंग वापस आ गया, मैं सही करवा दूंगा। यहाँ पे बेसिकली हम मेथड्स नहीं पढ़ने वाले, हम डिफिकल्टीज पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करते टाइम हमें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। पहला आता है थियोरेटिकल डिफिकल्टीज या फिर कंसेप्चुअल डिफिकल्टी, इसको हम लोग क्या देखेंगे, 2 मिनट में पानी पी लूं। चलिए, अब यहाँ पे क्या आता है, अब डिफिकल्टी देखिए। सबसे पहले चीज क्या आता है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पेमेंट जो लोगों को मिलता है बिना कोई काम किए, जैसे पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो अलाउंस हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट क्या कहलाते हैं। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते क्योंकि ये एक ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो लोगों ने कमाए नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, ये उनको मिले। फिर आता है इलीगल इनकम। इलीगल इनकम मतलब क्या, जो भी ऐसा पैसा जो रॉन्ग एक्टिविटी जैसे गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, चोरी, स्मगलिंग करके क्या कमाए जाते हैं, ये सारे पैसे नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किए जाते क्योंकि ये इलीगल इनकम होता है और ये करेक्टली मेजर किए नहीं जा सकते। फिर आता है अनपेड सर्विसेज। अनपेड सर्विसेज मतलब कुछ सर्विसेज जो होती है फ्री होती है, जैसे जो एक मम्मी होती है वो घर पे खाना बनाती है तो फ्री में खाना बनाती है, जो एक टीचर होती है जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है वो, तो ये जो अनपेड सर्विसेज है ये आपके नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती क्योंकि इसमें किसी भी तरह के पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। फिर आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फार्मर्स कई बार क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन करते हैं मतलब खेती बाड़ी करते हैं तो वो कुछ जो खुद क्रॉप्स है वो खुद क्या कर लेते हैं, बचा के रख लेते हैं और वो उसको मार्केट में बेचते नहीं है। ठीक है, अब इसी के लिए जो गुड्स है वो मार्केट में एंटर नहीं होता और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है कि उनको मेजर किया जाए या फिर उनको नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाए, इसलिए वो नेशनल इनकम इंक्लूड किए जाते नहीं है। फिर आता है इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। अगर कोई भी एक फॉरेन कंपनी जो गुड्स हमारी कंट्री में बनाती है तो उससे भी हमें क्या करना पड़ता है, वो भी इनकम, वो भी जो चीज है वो हमारे नेशनल इनकम में क्या होती है, काउंट होती है क्योंकि जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारी कंट्री में हुआ है और हमारा कंसेप्ट भी तो यही कहता है कि जो भी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होगा विद इन द कंट्री उसे हमें नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है। फिर आता है डिफिकल्टी इन वैल्यूइंग द गवर्नमेंट सर्विस। अब गवर्नमेंट कई सारी सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे पुलिस की, डिफेंस की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। अब यहाँ पे डिफिकल्ट ये पड़ जाता है कि पुलिस की एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या होगी। आप ये जो चीज होती है फिर कैलकुलेट कैसे की जाती है, एक एस्टिमेशन करके एक अंदाजा लगा कि इतनी वैल्यू क्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है चेंजिंग प्राइस लेवल। जब प्राइस बढ़ता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं और जब कम होता है तो उसका हम लोग डिफ्लेशन क्या कहते हैं। अब नेशनल इनकम क्या के जो नंबर्स है वो कभी ज्यादा दिख सकते हैं कभी कम दिख सकते हैं अगर जो रियल प्रोडक्शन अगर चेंज नहीं होगी तो। ठीक है, अब इसके वजह से नेशनल इनकम का डिफिकल्ट बन जाता है कि उसको करेक्टली क्या कैलकुलेट किया जा सके। तो ये हमने प्रॉब्लम देखे जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स है, जो बुकिश वाली चीज है। अब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या वो हम देखेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कई बार जो सेम गुड्स होते हैं वो 2 बार क्या काउंट कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्लियरली पता नहीं चलता है जब हम फाइनल गुड्स को और इंटरमीडिएट गुड्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो फ्लोर होता है, एक जो मैदा है, वो मैदा यूज किया जाता है बेकरी में, उसको वापस से काउंट नहीं किया जाना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने जो प्राइस है ब्रेड का वो कैलकुलेट किया। बट जब हमें डिफरेंस नहीं पता चलता है, जब हमें एक बाइफर्केशन नहीं क्लियर रहता है, तो यहाँ पे ये गलती क्या हो सकती है। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटाइज सेक्टर। अब रूरल एरियाज में आज भी जो लोग हैं वो गुड्स एक्सचेंज करते हैं, जैसे चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले दाल, तो ये क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम क्या कहलाता है। अब इसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता तो इसलिए डिफिकल्ट बन जाता है कि हम जो एग्जैक्ट इनकम है इस एक्टिविटीज से क्या होगी ये कैलकुलेट करना।
फिर इनएडुकेट एंड अनरिलायबल डाटा। अब कई सारे वर्कर्स जैसे फार्मर्स हो गए, फिशरमैन हो गए, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है, वो कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखते। इसकी वजह से क्या होता है, एक करेक्ट डाटा जो होता है, प्रोडक्शन कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता। और जब डाटा ही नहीं अवेलेबल है तो कैलकुलेशन कहां से होगा। फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारे जो फिक्स एसेट होते हैं, फिक्स एसेट की जब वैल्यू कम होती है, क्या होती है, वैल्यू कम होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन क्या कहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी फिक्स मेथड नहीं है कि डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट किया जा सके, इसलिए ये डिफिकल्ट बन जाता है कि हम जो करेक्ट अमाउंट है वो हमारे नेशनल इनकम से डिडक्ट कैसे करें। ठीक है, अमाउंट कौन सा सही होगा ये हमें पता नहीं चलता। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन और लॉसेस। अब जो वैल्यू है पर्सन की प्रॉपर्टी की, वो या तो बढ़ती या तो कम होती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन या फिर लॉस होते हैं। ठीक है, अब ये जो चेंजेस होते हैं ये सिर्फ आपके रेगुलर प्रोडक्शन की वजह से नहीं होते। ठीक है, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किए नहीं जाते। ठीक है, बट फाइंडिंग एंड सेपरेटिंग डेफिसिट इज डिफिकल्ट, लेकिन उसको पता लगाना और उसे कैलकुलेट करना फिर वो डिफिकल्ट बन जाता है। फिर आता है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। बहुत सारे जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, अनएजुकेटेड प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज का एक रिटर्न अकाउंट रखते नहीं है, हिसाब किताब रखते नहीं है, और ना ही उनको एग्जैक्ट क्वांटिटी या फिर एग्जैक्ट जो वैल्यूज होती है प्रोडक्शन की वो पता होती है, तो ये एक डिफिकल्टी बन जाती है। फिर डिफिकल्टी इन क्लासिफाइंग द वर्किंग पॉलिसी। इंडिया में कई सारे लोग हैं जो अलग अलग क्या काम करते हैं आपके अलग अलग सीजन में। एग्जाम्पल, जो फार्मर्स है वो फार्म पे काम करता है क्रॉप सीजन में, लेकिन वो साथ ही साथ बाकी भी काम करता है ऑफ सीजन में, मतलब जब तक खेती बाड़ी रहती है तब तक खेती बाड़ी करता है, जब खेती बाड़ी वाला मौसम चला जाता है तो उसके बाद अपनी सर्वाइवल के लिए वो दूसरा काम भी करता है, तो एक डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है, अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अब जो इन्वेंटरीज में क्या आता है, आपका रॉ मटेरियल आता है, हाफ फिनिश गुड्स आता है, या फिर फिनिश गुड्स आता है जो एज ए स्टॉक क्या रखा जाता है। अगर इसे प्रॉपर्ली काउंट नहीं किया जाता, करेक्टली काउंट नहीं किया जाता, तो नेशनल इनकम क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। इसलिए जो कैलकुलेशन है इन्वेंट्री वैल्यू का वो भी क्या डिफिकल्ट बन जाता है, और इसीलिए हमें इसे भी क्या बहुत ही अच्छे से क्या केयरफुली हमें क्या चेक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज इकोनॉमी के लिए। अब नेशनल इनकम में बताता है कि पूरे साल भर में हमारी जो इकोनॉमी ने कितना प्रोड्यूस किया है, ठीक है, पूरे साल भर में। ये रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है एंटायर इकोनॉमी की, कि पहले लोगों ने ज्यादा कमाया कि अभी ज्यादा कमाया, ये प्रोग्रेस के बारे में हमें पता चलता है। नेशनल पॉलिसी, जब आपको पता रहेगा कि आपका देश कैसे काम कर रहा है, ठीक है, कितना कमा रहा है, कितना गवा रहा है, ये चीज आपको पता चलेगी, तब आप उसी हिसाब से नेशनल पॉलिसी बना पाओगे। अगर आपको आपके देश की इनकम के बारे में नहीं पता, परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता, तो आप कभी बना पाओगे क्या, आप कभी भी बना नहीं पाओगे। फिर तीसरा क्या आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग आता है। क्या आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब नेशनल इनकम हेल्प करता है कि हमें अलग अलग प्लान, जैसे 5 ईयर प्लान्स बना पाए, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, कंट्री के टोटल इनकम के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, सेविंग्स के बारे में, और इन्वेस्टमेंट के बारे में, और साथ ही साथ कंजम्पशन के बारे में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक प्लान बना सकता है उसके अकॉर्डिंगली कि इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, कैसे नहीं करना है। फिर आता है इकोनॉमिक रिसर्च। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट मतलब जो हमारे इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नेशनल इनकम की डाटा को स्टडी करते हैं कि कैसे जो एक इकोनॉमी वो वर्क कर रही है, कि क्या वो सही तरीके से वर्क की या फिर वो गलत तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, ये समझने के बाद वो उस इंफॉर्मेशन को, जैसे इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट होगा, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझकर वो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर सोल्यूशन ढूंढने की वो प्रयत्न क्या करते हैं। फिर आता है कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं नेशनल इनकम को, किसके, कौन से नेशनल इनकम को, एक साल की नेशनल इनकम को दूसरे साल की नेशनल इनकम से। ठीक है, अब वो आपके अलग कंट्री से कंपेयर करें, जिससे हमें समझ में आता है जो लोग है वो अच्छी जिंदगी जी रहे या फिर खराब जिंदगी जी रहे। अब नेशनल इनकम अगर हायर रहेगा तो मतलब लोगों के जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो भी क्या ज्यादा है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेशनल इनकम हमें दिखाता है कि जो टोटल इनकम है लोगों के बीच वो किस तरीके से शेयर की जा रही है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के थ्रू। यह हमें दिखाता है कि कैसे जो गरीब और जो अमीर है उनमें कितना फर्क है, और उनकी जो इनकम इनइक्वालिटी है पूरे देश भर में, वो चीज हमें समझने में क्या हेल्प करता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये सारे जो नोट्स आपको हमारे प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन पे देखने मिल जाएंगे। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। फटाफट जाओ, डाउनलोड करो और चीजों को चेकआउट करो। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।